Hi guys, welcome to Yopi classes and welcome again to this series of law of thought. अभी तक की क्लासेस में हमने आपका डिटेल इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ थॉट और थॉट ऑफ नेग्लिजेंस इन सब के बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप उसको देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपकी बात करने वाले डिफरेंसेस इन लॉ ऑफ थॉट कि लॉ ऑफ थॉट में आपको कितने टाइप के डिफरेंसेस हैं जो मिलते हैं। इससे पहले जो लोग पहली बार लॉ पढ़ते हैं उनको ये पता नहीं होता कि भाई डिफरेंसेस होते क्या हैं। जैसे हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है ये आपको हर एक लॉ में देखने को मिलेंगे। क्रिमिनल लॉ में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, सिविल लॉज में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस आर लाइक एक्सेप्शन। लाइक जैसे मान लो अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो वो क्या है, वो एक क्राइम है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया वो एक क्राइम है, उसके लिए एक इम्प्रिजनमेंट है, उसके लिए पनिशमेंट है। लेकिन अगर आपने वो क्राइम सेल्फ डिफेंस में किया, कोई आपको मारने आया ना, आपने इसलिए उसका मर्डर कर दिया, आपने वो क्राइम किया वो नेसेसिटी में किया। उस केसेस में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको एक डिफेंस मिल जाता है कि आपको एक मर्डरर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, वहां पे आप क्विट कर दिया जाता है क्योंकि आप वहां पर सेल्फ डिफेंस की कैपेसिटी में एक्ट कर रहे थे, वहां पर आप अलग कैपेसिटी में एक्ट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम आपका डिफरेंसेस इन लॉ ऑफ थॉट डिटेल में समझेंगे। अब डिफरेंसेस इन लॉ ऑफ थॉट की अगर आप कोई थॉट कमिट करते हो उस केस में आपको क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो आपको मिल जाते हैं, उसके बारे में हम ये वीडियो डे 7 पे कवर करने वाले हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं उससे पहले है ये दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप ये सीरीज को यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर एबल टू हेल्प यू आउट। अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं और या आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका स्टडी मटेरियल आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी फ्री वीडियोस आप एक्सेस करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड दिस केपी एग्जाम प्रेप ऐप। और या आप क्लासरूम ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें आप ORG कोड ICU यूज कर सकते हो फॉर द आईफोन यूजर्स। उसके बाद ये जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें आपको अदर कोर्सेज भी, आर्किटेक्चर, डिजाइन, क्लैट, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। फिर जैसे ही आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको ये फ्री मटेरियल वाला सेक्शन दिख जाएगा और इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ह्यूमैनिटीज का, कॉमर्स का, साइंस का, सीयूईटी को लेकर के, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के सारा का सारा आपको कंप्लीट कवरेज यूट्यूब पे मिल जाता है। आपको इस ऐप पे मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने पीडीएफ हैं, जितने वीडियोस हैं, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑन दी ऐप। सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये हमारी फैकल्टी टीम है जो आपको क्लैट और सीयूटी एग्जामिनेशंस के लिए डिटेल गाइड करती है, जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत टॉप एनएलयूज में सिलेक्शंस दी हैं। अब उसके बाद ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रहता है जो आपको मिल जाता है इस कोर्स के साथ। चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस, जो है आपका व्हाट आर दी जनरल डिफरेंसेस इन लॉ ऑफ थॉट। अब ये आपको चार्ट दे रखा है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो अदर वीडियो से थोड़ा सा लॉन्ग रहने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम केस लॉज भी करेंगे ताकि हम टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझ पाए। क्योंकि जो डिफेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक एडवोकेट बनते हो तो आपको डिफेंसेस, क्योंकि अगर मान लो आपके पास कोई क्राइम करके आता है उसको बचाना है तो आपको डिफेंसेस ही लेने पड़ते हैं। तो डिफेंसेस वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरल डिफेंसेस की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हमें ये समझना है कि जो टॉर्ट होता है, टॉर्ट में दो पार्टीज हो गई। एक हो गई आपकी प्लेंटिफ, दूसरी जो पार्टी हो गई वो आपकी हो गई डिफेंडेंट। राइट? प्लेंटिफ जिसने जिसने हार्म सफर किया, जिसको इंजरी हुई, जिसको डैमेज हुआ, तो वो हो गया प्लेंटिफ। और दूसरी जो पार्टी होती है वो क्या है, वो डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट मतलब जिससे वो नुकसान किया, जो अपने आप को इस केस में डिफेंड करने वाला है। तो दो पार्टीज होगी जिसमें पहली पार्टी होगी प्लेंटिफ जो कंप्लेंट फाइल करता है, जो प्लेंट फाइल करता है, कॉल्ड है प्लेंटिफ। दूसरी पार्टी हो गई डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो इस केस में है, जिसके ऊपर ये एक्यूजेशन है कि उसने टॉर्ट कमिट किया है, क्या क्या डिफेंसेस ले सकता है अपने आप को उस केस से फ्री करने के लिए। तो उसमें पहला आ गया प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। जो प्लेंटिफ है उसकी खुद की गलती थी जिस वजह से उसको नुकसान, तो ये डिफेंस वो ले सकता है। दूसरा क्या होगा, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मतलब जैसे हम क्राइम में पढ़ते हैं ना सेल्फ डिफेंस, यहाँ पे क्या प्राइवेट डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये नुकसान कर दिया। प्राइवेट डिफेंस नेसेसिटी, उस टाइम ये जरूरत थी
अगर ये नहीं करता तो बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा नुकसान कर दिया। तो ये क्या है, नेसेसिटी हो गया। ये डिफेंस है जो लॉ ऑफ टॉर्ट में लिया जा सकता है। फिर उसके बाद इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो आप रीजनेबली फोर्सी कर ही नहीं सकते थे, जो आप रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकते थे उसको आप बचा नहीं सकते, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका एक्ट ऑफ गॉड हो गया। एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस है जो आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया जाता है। एक ओ माय गॉड एक मूवी है उसमें, वहां आपने देखा होगा। फिर उसके बाद मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर हो जाती है फैक्ट को अंडरस्टैंड करने में, उस केस में आपको जनरल डिफेंसेस मिल जाते हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, अथॉरिटी। तो इन सभी चीजों को हम आज की क्लास में बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझने वाले हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के साथ। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नाम जो पहली बार टॉट पढ़ते हैं उनको लगता है भाई ये कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मतलब क्या होगा, डिफेंस ऑफ कंसेंट। मतलब क्या हो गया, वन हु कंसेंट कैन नॉट क्लेम फॉर डैमेजेस। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है अगर आपने जो हार्म आपको हुआ है उसके लिए अगर आपने कंसेंट दे दी थी, उस केस में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, आप कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपकी कंसेंट ऑलरेडी वहां है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो जो जो बॉलर है वो तो आपको बॉल डालेगा ना, हो सकता है वो आपके आपके सर पे लग जाए। तो यहाँ पे क्या है, क्या जो बैट्समैन है क्या वो बॉलर के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर उसको उसकी कंसेंट इन्वॉल्व है। जब वो गेम खेलने के लिए आया था उसने अपनी कंसेंट पहले ही दे दी थी कि अगर इस दौरान कोई भी नुकसान होता है तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अब जैसे आप पैराग्लाइडिंग करने जाते हो, राइट, जब आप ये पैराग्लाइडिंग करने जाते हो, स्काई डाइविंग करने जाते हो, उस केस में क्या होता है, कोई फॉर्म साइन करना होता है। वो फॉर्म क्या होता है, अगर इस दौरान कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपकी अपनी मर्जी से होगा, कंसेंट दे रहे हो उस चीज की। तो अब ये क्या है कि भाई इस केस में जब आप स्काई डाइविंग करते हो, अगर पैराशूट फेल हो जाता है, अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हो और जो पैराशूट है वो फेल हो जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या आप जो कंपनी है उस पर केस कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट था जिसके लिए आपने खुद ने कंसेंट दिया था। आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो और कोई सिक्स मारता और बॉल आके आपको लग जाती, वही जब आप वहां क्रिकेट देखने गए थे तो आपको पता था कि वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, तो मतलब आपने उसके लिए कंसेंट दे दिया था। आप एक बस में बैठते हो, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आप बस में आपने कंसेंट दिया था ना, तो इसलिए आप क्या है, आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, डिफेंस है जो लॉ ऑफ टॉर्ट में लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वन हु कंसेंट कैन नॉट क्लेम फॉर द डैमेजेस। तो इसमें हम पहले बात करें, दिस मीन्स अ विलिंग पर्सन इज नॉट रॉन्ग, राइट। व्हेन अ पर्सन कंसेंट टू द इन्फेक्शन ऑफ हार्म अपॉन हिमसेल्फ, ही कैन नॉट अवेल हिमसेल्फ एनी रेमेडी फॉर दैट। मतलब क्या हो गया, अगर कोई पर्सन यही वो हार्म के लिए कंसेंट दे देता है तो वो डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए बोलूंगा डॉक्टर टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जो डॉक्टर है वो आपके आपके जो वेन्स है उसमें इंजेक्शन लगाता है कि वो ब्लड निकाल सके, आपको उससे जो पेन होता है आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर रहे हो। इज दैट पॉसिबल? भाई वहां पे आपने कंसेंट दे दिया, तो जब आपने कंसेंट दे दिया आप डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकते। वैसे ही if I have gone to watch a car racing match, then I'm also agreeing to the risk of injury due to pure accident that might arise during the game। कि अब हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई, जो लोग बैठ के देख रहे थे वहां बैठ करके मैं देख रहा था फिर भी मुझे इंजरी हो गई। लेकिन ये क्या है, जब मैं वो मैच देखने गया तब मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, still I have given consent for the same, so I cannot claim for the damages। लेकिन ध्यान से समझना, another essential part of this is a reasonable harm। For instance, in the first example, I can hold doctor if he is liable, he does something, I have consented to। Similarly, in the second example, if I हाँ ठीक है, चलो अब ये क्या है कि ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। ध्यान से समझो, आप क्रिकेट मैच देखने गए तो आपने कंसेंट दे दिया, लेकिन अगर मान लो आपकी चेयर के नीचे कोई स्नेक आता है आपको बाइट कर लेता है, उसके लिए तो आपने कंसेंट नहीं दिया था।
आप समझ गए? आप स्टेडियम में बैठे हो, स्टेडियम की जो छत है वो आपके ऊपर गिर जाती है, अब उसके लिए तो आपने कंसेंट नहीं दिया था। आप समझ गए? आपकी जो कंसेंट है, जिस चीज के लिए आपने कंसेंट दी थी, वहीं तक ये डिफेंस है, वॉलंटरी नॉन फिट हो जाएगा, डिफेंडेंट को दिया जाएगा। लेकिन अगर स्कोप से बाहर कुछ भी होगा, उस केस में जो डिफेंस है वो नहीं दिया जाएगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप स्टेडियम में बैठ के मैच देखने जाते हो, तो आपको ये पता है कि जो बॉल है वो आके आपको लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेडियम की छत आपके ऊपर गिर जाए, जो उसकी चेयर है वो टूट के आपके ऊपर गिर जाए, या उसके नीचे कोई स्नेक आके आपको बाइट कर ले। राइट? जी एग्जाम्पल हो गया। डॉक्टर है, डॉक्टर की लाइबिलिटी है भाई इंजेक्शन लगाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर का इंजेक्शन आपको लगा दे। सो दिस इज अबाउट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? अब जैसे ये एग्जांपल दे रहा था, हॉल वर्सेस बुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब, ये जो केस है 1933 का केस है, बहुत पुराना केस है लेकिन बहुत लैंडमार्क है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि आप एक कार रेस में जाते हो, आप यहाँ पर बैठे हो ना स्पेक्टेटर्स में, तो आपको पता है कि कार का एक्सीडेंट होकर आपको डैमेज हो सकता है, उस केस में हम डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। हियर द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया विल बी गिवन, लेकिन प्योर एक्सीडेंट होना चाहिए। इन दिस केस द प्लेंटिफ वेंट टू सी अ मोटर कार रेस दैट वाज हेल्ड इन द ब्रुकलैंड। During the race, a collision occurred between the two cars. One of them hit the spectators, injuring the plaintiff. He sued the defendant company that owned the tracks. The court held that since the risk was reasonably foreseeable, considering the dangerous nature of the sport, the defendant company is not liable. अब ये क्या होगा भाई? किस जब आप मैच देखने गए थे, आपने इसके लिए जितने भी रीजनेबल हार्म हो सकते हैं, आपने उनके लिए कंसेंट दे दिया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया विल बी गिवन, तो डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का वो दिया जाएगा। चलो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। आर वर्सेस विलियम्स का केस दे रखा है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। मतलब क्या हो गया, आर वर्सेस विलियम्स का जो केस है, अब जैसे मान लो मैंने कंसेंट दिया, राइट? पहला एग्जांपल हो गया कि हाँ भाई मैंने कंसेंट दिया, लेकिन वो कंसेंट भी तो फ्री होना चाहिए, कंसेंट भी तो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मुझे गन पॉइंट पे कंसेंट ले ली गई, तो मुझे मैनिपुलेट करके कंसेंट ले ली गई। जैसे आपने एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें ऐसा देखा बोला जाता है ना, शादी का झांसा दे करके रेप कर दिया, या ऐसे जो केसेस होते हैं, तो उसमें क्या है, आप कंसेंट ली, जो जो एक्ट हुआ दो कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स के बीच में, वो एक्ट क्या था, उसमें कंसेंट है दोनों के, लेकिन वो कंसेंट क्या है, वो कंसेंट बाय फ्रॉड ली गई है, वो कंसेंट बाय मैनिपुलेशन दी गई है, तो वो रियल कंसेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट्री कंसेंट का वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। जैसे डिफेंडेंट वाज अ म्यूजिक टीचर who raped his 16-year-old student by stating that the act would improve her वॉइस। मतलब क्या हो गया कि जो एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, वो उसको रेप करता है, उसको ये प्रॉमिस करते हुए अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड है ना वो खुल जाएंगे, जो तुम्हारी वॉइस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। वो उसने क्या किया, वो लड़की ने अपनी वोकल कॉर्ड के लिए, अब उसको नहीं पता था उसकी बैड इंटेंशंस के बारे में, शी गिव हर कंसेंट बट डिड नॉट अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ दिस सेक्सुअल एक्ट। कोर्ट डिड नॉट एक्सक्यूज द डिफेंडेंट बिकॉज़ ही ऑब्टेन्ड कंसेंट आफ्टर ऑल इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलेंटली। मतलब क्या हो गया कि ये जो कंसेंट थी, तो उस एक्ट में कंसेंट थी, लेकिन वो कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड थी, तो यहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं दिया जा सकता। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। Then after that, it says knowledge of the risk does not equate to consent. क्या हो गया? एक होता है नॉलेज ऑफ रिस्क और दूसरा होता है कंसेंट टू द रिस्क। दोनों में डिफरेंस है। एक ये है कि आपको नॉलेज है कि हाँ ये रिस्क है, दूसरा है कि आप उस रिस्क के लिए कंसेंट ले रहे, तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं। पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक अगेन हम समराइज करेंगे यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, कि जब आप कंसेंट देते हो तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, हॉल वर्सेस बुकलैंड का केस हमने देखा, आर वर्सेस विलियम्स का केस हमने देखा, जो बात करता है कहाँ कहाँ पर ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो एक्सेप्शन। जैसे अगर आपने कंसेंट बाय फ्रॉड ले लिया, तो वो कंसेंट क्या है, वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। दूसरा तो नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट इक्वेट टू कंसेंट, कि मेयर नॉलेज होना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उस एक्ट के लिए कंसेंट दिया। जैसे इसका एग्जांपल ले रहे हैं स्मिथ वर्सेस बेकर का, इसमें क्या है, इन दिस केस द प्लेंटिफ यूज्ड टू वर्क फॉर अ railroad corporation to work into drilling holes in the rocks next to a
crane operated by the corporation's employee. Once it happened that the plaintiff was not warned before the operation of the crane and flung a stone over his head, thereby injuring him. अब क्या हो गया कि यहाँ पर प्लेंटिफ है जो एक रेल कॉर्पोरेशन में काम करता था, तो वहां पे क्या है, स्टोन को काटने का, ड्रिल करके काटने का काम होता था, और जो स्टोन है फिर वो क्रेन से ऊपर से जाते थे, राइट। तो वहां पे क्या है, वहां पे वार्निंग दी जानी चाहिए थी, तो जब वो स्टोन जा रहे हैं तो जो लोग हैं सचेत हो जाए, वो उनको एक वार्निंग मिल जाए कि भाई वो गिर भी सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको नॉलेज है कि जो स्टोन है वो गिर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने कंसेंट दे दिया उस एक्ट के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट knowledge of risk does not mean that कि आपने कंसेंट दिया है। नॉलेज ऑफ रिस्क डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। ये हो गया स्मिथ वर्सेस बेकर का केस। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सू किया और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसने डिफेंडेंट को लायबल भी ठहराया। क्यों लायबल ठहराया? क्योंकि यहाँ पे नॉलेज थी, यहाँ पे कंसेंट नहीं थी, यहाँ पे नॉलेज ऑफ रिस्क थी। अब उसके बाद दे रखा कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर द कंपल्सन। अगर आपकी जो कंसेंट है वो बाई फ्रॉड ली गई है, अगर जो आपकी कंसेंट है वो अंडर कंपल्सन ली गई है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर कंसेंट आप फ्री नहीं है, उस केस में आप भी डिफेंस वारंटी नॉन फिट इंजूरिया में नहीं ले सकते। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, इसका जो केस होता है वो रेस्क्यू केसेस होते हैं, राइट। रेस्क्यू केसेस में आपको जो डिफेंस है वारंटी नॉन फिट इंजूरिया का वो नहीं मिलता। चलो इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं कैसे हम रेस्क्यू केसेस में जो आपका जो ये केस है, रेस्क्यू केसेस में कैसे हम इसको नहीं ले सकते, ये जो डिफेंस है वो नहीं ले सकते। जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है हाइंस वर्सेस हार्वुड का। अब इस केस में क्या होता है, एक हॉर्स कार्ट है और उससे लगे हुए दो हॉर्स है, इनको रोड साइड पर खोल दिया गया, रोड साइड पे इनको टाई कर दिया गया एक कार के पहिए से, राइट। इनको एक कार से बांध दिया गया। हाइंस डिप्लेंटिव। अच्छा चलो उसको केस के बाद में आएंगे, पहले समझ लेते हैं रेस्क्यू केसेस होते क्या। आपने देखा एक कार बहुत स्पीड से जा रही है, उसके सामने एक बच्चा है, आप क्या है, आपको पता है उस बच्चे को बचाने जाओगे आपको इंजरी हो सकती है, लेकिन आप भी जंप करके उस बच्चे को बचाने जाते हो, आपको इंजरी हो जाती है। क्या यहाँ पे जो कार का ड्राइवर है वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकता है कि भाई सामने वाला पर्सन जब कार के सामने जंप किया तो ये रीजनेबली फोर्सेबल था कि उसको नुकसान हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये रेस्क्यू केसेस है। रेस्क्यू केसेस में ये डिफेंस होता है। जैसे मान लो आपको पता है आप किसी की कोई एक पर्सन है हु इज ड्राउनिंग इन द वाटर, यू नो दैट इफ यू आर गोइंग टू सेव हिम आप भी डूब सकते हो, स्टिल यू टेक दैट चांस, आप उसमें कूद के उसको बचाने जाते हो कि उसकी लाइफ बच जानी चाहिए। ये क्या है, रेस्क्यू केसेस का एग्जांपल है। इस दौरान अगर आपको इंजरी होती है तो उसकी जो लाइबिलिटी हो उस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस नहीं दिया जाएगा कि भाई वो तो जानबूझ के कूद गया था, उसकी लाइबिलिटी हमारी है ही नहीं। Liability will be there in that case. ठीक है, हाइंस यहाँ पे जो प्लेंटिफ वाज अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी एट अ पॉपुलर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। अब उसमें क्या, नॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विजिटेड हिम ऑफन। अ डिलीवरी कार with two horses that belong to defendant जो हार्वुड है केस में was abandoned on the same street without a driver. No one had intervened when two youngsters have thrown stone at one of the horses. At the time the horses rested for a long time until they arrived in the front of the police station where the plaintiff was in the cellar when the driver had tied a chain to one of the van's wheels. अब जो यहाँ पे हाइंस है, राइट, प्लेंटिफ जो प्लेंटिफ का पुलिस ऑफिसर है, जो हार्वुड डिफेंडेंट, उसने क्या किया, जो हॉर्सेस है उनको एक ये से बांध दिया। तो जब से जब तक किसी ने इंटरव्यू नहीं किया तो हॉर्सेस ने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन टू यंगस्टर्स ने जब थ्रोन फेंका किसी एक हॉर्स पे तो वो क्या है, वो उठ गए और वो क्या है, वो भागने लग गए। द ड्राइवर हैड टाइड द चेन टू द वैन व्हील व्हिच देन ब्रोक। तो वो टूट जाती है। क्यों? टक्कर फेंका गया और जो हॉर्स है वो भागने लग गए और उसकी वजह से जो चेन थी वो टूट गई। तो upon witnessing the situation, policemen realized that women and children were in grave danger. जैसे ही हाइंस जो इस केस में प्लेंटिफ है, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो जैसे ही देखता है भाई ये नुकसान होने ही वाला है, वो जंप करता है उनको बचाने के लिए, उसको हो जाती है इंजरी। क्या यहाँ पे हार्वुड को, जिसकी ये ड्यूटी थी भाई इनको अनअटेंडेड ना हुए, क्या रेस्क्यू केसेस क्या हम उसको वॉलंटरी नॉट टू इंजरी का डिफेंस देंगे कि जो पुलिस ऑफिसर है जानबूझ के सामने आया और उसको इंजरी हो गई, तो उसको ये डिफेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वहां पर जो कंसेंट है वो रेस्क्यू केसेस वाली बात है। रेस्क्यू केसेस इसका एक्सेप्शन होता है, वो
वहां पे जंप करता है, उसकी कंसेंट भी है, लेकिन वो किसी को बचाने के लिए, किसी को रेस्क्यू करने के लिए जंप करता है। तो रेस्क्यू केसेस आर एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, टू द डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद दूसरा केस आपका आ जाता है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, कि जब प्लेंटिव की अपनी गलती हो, उस केस में क्या है, उस केस में ये एक डिफेंस होता है। जैसे मान लो आई एम ड्राइविंग माई कार एंड समबडी इज कमिंग ऑन द रॉन्ग साइड, प्लेंटिफ की गलती है ना, नो मैटर आई एम ओवर स्पीडिंग माई कार, ओवर स्पीडिंग माई कार। उस केस में क्या, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर हु इज कमिंग ऑन द रॉन्ग साइड, सो ही इज लाइबल, आई कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द सेम। So this is the defense that is being taken in the law of tort. In the general defense, when it says if the plaintiff himself is at fault by committing an illegal act, then he cannot file a suit against the defendant. It is governed by the maxim et tui causa non oritur actio, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम एन इमोरल एक्शन नो एक्शन अराइज। मतलब क्या है, फ्रॉम एन इमोरल कॉज, जब आपका जो एक्ट है वही प्राइमा फेसी इलीगल है, तो वहां से कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी एक्शन अराइज नहीं होता। अब इसका आपको एक केस दे रखा है, हम्पी वर्सेस डैर्बी। क्या है, द प्लेंटिफ्स विजन वर लेट आउट ऑन द डिफेंडेंट पेक्रॉफ्ट। The defendant, after shouting at them, fetched a gun and shot at them, killing four, और इसको क्या कर दिया, इसको उसने इंजर्ड कर दिया। कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट डिफेंस ऑफ द प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर वाज रिजेक्टेड। अब जब आप अपने एक्ट में ही इलीगल हो, उस केस में आपको ये डिफेंस थोड़ी दिया जा सकता, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इसका एग्जांपल मैंने आपको समझाया। अगर मैं अपनी अपनी लेन में जा रहा हूँ, अचानक से कोई रॉन्ग साइड आता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर उसकी गलती है ना भाई, देयर आई कैन टेक द डिफेंस ऑफ प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ की अपनी गलती है, एंड दैट इज व्हाई ही इज सफरिंग। So this is the second example, this is the second defense that we take in the law of tort. फिर उसके बाद थर्ड हो गया inevitable accident. The general defense comes into play where there has been a genuine accident where all the reasonable care was taken, but still the accident occurred and the injury was caused to the plaintiff. Accident is just like that, caused to the plaintiff. The accident is not natural. मतलब क्या हो गया, जब आपने प्रॉपर ड्यू केयर लिया, जब आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस ली, उस प्रॉपर प्रिकॉशंस प्रॉपर ड्यू केयर लेने के बाद भी एक्सीडेंट हो गया, राइट, उस केस में क्या है, उस केस में आप इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकती है कि भाई ये एक्सीडेंट ऐसा था जहां पर मैंने पूरा रीजनेबल केयर लिया, जहां पर मैंने अपनी ड्यूटी का ब्रीच नहीं किया, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हुआ क्योंकि ये इनएविटेबल था, ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुई कि वो एक्सीडेंट हो गया। लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो ब्रेक का फेल हो जाना, ब्रेक फेल हो जाएगी अचानक से, आप कार को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो एक ऑब्वियस बात है, राइट। अब उसके बाद आगे इसका केस दे रखा है होम्स वर्सेस माथर। In this case, the defendant servant was driving the horses on a public highway when suddenly a dog started barking, which alarmed the horses. Despite the reasonable care taken by the defendant servant, the horse could not be managed, and thus they injured the plaintiff. The court ruled in the favor of defendant because it was an inevitable accident that led to the injury to the plaintiff. मतलब क्या होगा भाई, इस केस में क्या हुआ, जो यहाँ इस केस में डिफेंडेंट है, जो डिफेंडेंट का सर्वेंट है, वो क्या कर रहा है, वो हॉर्सेस को ड्राइव कर रहा था हाईवे पर, सामने से जो कुत्ते हैं वो भौंकने लगते हैं, जिससे जो हॉर्सेस है वो पैनिक कर गए, उसकी वजह से वो भागने लग गए और वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। तो अब ये क्या है, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनएविटेबल वाले एक्सीडेंट क्या है, एक तरह का डिफेंस है जो लॉ ऑफ टॉर्ट में लिया जाता है। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ गॉड इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। अब जब हम एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हैं, अगर आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी तो आपने एक्ट ऑफ गॉड के बारे में डिटेल में देखा होगा कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। जब कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी कैलेमिटी आती है जिसकी वजह से नुकसान होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, जो आपके कंट्रोल के से बाहर चली जाती है, उस केस में क्या होता है, उस केस में आप एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकते हो। लेकिन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस आप ले सकते हो, लेकिन कब, जब कोई एक्सेप्शनल चीज, अब जैसे मान लो बिल्डर है, उसने घर बनाया, बारिश आई, घर ढह गया, क्या ही टेक दी डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड? नहीं। तो गॉड का डिफेंस ये नहीं होता कि बारिश आई और घर ढह गया, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल वो है, बारिश होना, धूप आना, ठंड होना, ये क्या है, ये बहुत बहुत नेचुरल चीजें हैं। लेकिन जब नहीं होता है, जैसे मान लो फ्लड्स आ गए, राइट, और जैसे कई बार होता है ना, बीच के किनारे घर घर वगैरह बने होते हैं और वहां पर साइक्लोन आ गया, राइट,
या फिर अर्थक्वेक आ गया, ये क्या, ये एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी है, जहां पर एक्सेप्शनल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस होते हैं जहां पर ये एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस दिया जाता है। जैसे एक बिल्डर है, बारिश में घर ढह जाए तो उसको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से अर्थक्वेक की जो स्पीड थी वो भी इतनी थी कि वो एक्सेप्शनल थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उस केस में एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस दिया जाएगा। द जनरल डिफेंस इन दिस इज सिमिलर टू द अर्लियर वन of the inevitable accident, except for the fact that in the defense accident occurs due to the natural forces and does not involve the man-made situation. But but the occurrence must be extraordinary and not one that can be reasonably foreseen. मतलब क्या, जो occurrence है वो क्या है, वो extraordinary in nature होनी चाहिए, तभी ये डिफेंस आपको दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता। फिर उसके बाद है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब इसको पढ़ते हैं, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू रीड इट वंस, देन विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन द सेम, क्योंकि आपका जो क्लैट एग्जाम है वो आपकी रीडिंग स्किल पे ही बेस्ड है। तो अभी तक की जितनी भी हमने टॉट पे डिस्कशन की है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट रीड दिस राइट टू प्राइवेट डिफेंस, देन द केस दैट इज गिवन राइट हियर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव मस्ट रेड इट। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। इट इज परमिसिबल टू यूज द रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस ओन प्रॉपर्टी और वंस पर्सन। अगर आप किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस केस में क्या है, आप उस केस में रीजनेबल फोर्स यूज करो। You can use the reasonable force in order to protect one's person or property. किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो। एसेंशियल कंडीशन फॉर द डिफेंस इंक्लूड द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स, कि जो आप फोर्स यूज करते हो वो रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए। जैसे मान लो आपका खेत है, आपने अपने खेतों में क्रॉप लगा रखी है और वहां पर कोई एनिमल आ जाता है, अब आप क्या करोगे, आप एनिमल को भगाने के लिए अपनी फील्ड से जितनी कोशिश आप कर सकते हो आप वो सब करोगे। तो वहां पर क्या, आप वहां पे रीजनेबल फोर्स यूज करोगे। लेकिन रीजनेबल फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने गोली मार दी, आपने किसी का मर्डर कर दिया, समझ गए। जो फोर्स आपने यूज करी वो रीजनेबल होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई अटैक करने आता है लाठी से, तो आप भी उसको लाठी से मारोगे ना। ऐसा तो नहीं कोई लाठी लेके आपको मारने आया और आपने उस पर गन चला दी, उसका मर्डर कर दिया। तो जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जैसे हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आपको रीजनेबल फोर्स जब आप यूज करते हो अपनी प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को बचाने के लिए, उस केस में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इसेंशियल कंडीशन है कि आपने जो फोर्स यूज किया वो रीजनेबल होना चाहिए। अब वो रीजनेबल फोर्स को समझने के लिए ये बर्ड्स वर्सेस हॉलब्रुक का केस है, जो बहुत लैंडमार्क है इस चीज को समझने के लिए। अब इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, वो स्प्रिंग गन्स को अपने उसके गार्डन के अराउंड लगा देता है। उसने स्प्रिंग गन को लगाया, स्प्रिंग गन क्यों लगाई, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उसने कोई नोटिस नहीं लगाया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी के अराउंड, अपने गार्डन के अराउंड स्प्रिंग गन्स लगा रखी है। तो कोई ट्रेसपास करने आया उसकी प्रॉपर्टी को, और उसको स्प्रिंग गन से हुई इंजरी, ट्रेसपासर वाज एन डिफेंडेंट गॉट इंजर्ड एंड ब्रॉट अप अ लीगल सूट अगेंस्ट हिम। तो अब यहाँ पे डिफेंस क्या लिया गया, भाई मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लगाया था, लेकिन आपने लगाया था, लेकिन आपने कोई वार्निंग नहीं लगाई, आपने जो फोर्स यूज किया वो रीजनेबल फोर्स नहीं था। तो यहाँ पे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो रीजनेबल फोर्स नहीं है। अगर आपने स्प्रिंग गन्स लगाए भी तो आपको एक प्रॉपर वार्निंग लगानी चाहिए। अगर कोई ट्रेसपॉस करने आता है या गलती से आपके फील्ड में घुस जाता है, उसको इंजरी हो जाएगी। तो इसीलिए जो केयर आप लेते हो, जो जो इसकी हम बात कर रहे हैं, डिफेंस आप लेते हो, वो रीजनेबल केयर को एक्सरसाइज करके होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने एक्सरसाइज को सीड कर दिया। फिर उसके बाद जो आपके और डिफरेंसेस आते हैं उसमें आपको मिस्टेक हो गया, नेसेसिटी हो गया। मिस्टेक क्या हो गई कि जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, राइट, कि किसी चीज को समझने में मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक आपका एक डिफेंस हो जाता है। मिस्टेक कैन बी क्लासिफाइड एज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना वो तो एक डिफेंस है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक डिफेंस नहीं है, राइट। Sake of law जो है that is not a defense,
मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ डिफरेंस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक केस दे रखा है, कंसोलिडेटेड कॉर्पोरेशन वर्सेस कर्ज। इन दिस केस द ऑक्शनर ऑफ सर्टेन गुड्स, जो ऑक्शनर है ना, उसने कुछ गुड्स का ऑक्शन किया, honestly believing them to be his customers, and pays the sale proceed to the customer. However, did not belong to the customer. उसने क्या किया, उसने कुछ गुड्स को ऑप्शन किया और उसने ये बिलीव किया कि वो कस्टमर्स की है, लेकिन बाद में क्या पता लगा वो कस्टमर की थी ही नहीं। एंड ट्रू ऑनर सूड द ऑप्शनर, जो ट्रू ऑनर थे, जिनकी वो गुड्स थी, जिनको उसने ऑप्शन किया, जिसने जिसने उनको नीलाम किया, तो जो ट्रू ऑनर से उन्होंने केस फाइल कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ही इज अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, को वो बात पता ही नहीं थी, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। उस केस में क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ डिफेंस इन द लॉ ऑफ गॉड, राइट। तो ये डिफेंस है। फिर उसके बाद नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब क्या हो गया, lays down certain conditions where intentional damage to an innocent party is permissible by law provided action is to be prevented larger damage। जब आप किसी बड़े नुकसान को बचाने के लिए कोई छोटा सा नुकसान करते हो, सो देयर यू गेट द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। जैसे मान लो ये एक ट्रैक है, यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, क्या समझ, बहुत ये बहुत मतलब आप अगर सोशल मीडिया चलाते हो आपने देखा भी होगा, ये ट्रेन इस पे आ रही है, ये ट्रैक पे। अब जो रेलमैन है, जो ट्रैक पे काम करते हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको इस ट्रैक पे भेजे, वो तो या तो वो उसको इस ट्रैक पे भेजे। अब उसको पता है अगर ये जो ट्रेन है अगर इधर जाएगी तो ये मालगाड़ी से टक्कर करेगी, और यहाँ पर एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे टक्कर करेगी। उसके पास ऑप्शन दो ही है, ब्रेक लगाने का ऑप्शन भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप। तो वो क्या करेगा, एक रीजनेबल मैन यही तो करेगा कि वो ट्रेन को इस ट्रैक पे भेज देगा ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए। वहां तो उसने नुकसान किया, लेकिन वो जो नुकसान है वो किसी बड़े नुकसान को, इतनी सारे पैसेंजर्स की जान को बचाने के लिए किया गया नुकसान है। तो ये क्या है, ये एक नेसेसिटी का डिफेंस है जो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में दिया जाता है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दीज काइंड ऑफ डिफेंसेस दैट आर गिवन, दैट आर परमिसिबल इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। फिर उसके बाद इसमें जो लास्ट पार्ट आता है वो आपको होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। जब हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बात करते हैं, आपने स्टैट्यूट्स का नाम सुना होगा, तो लॉज, लेजिस्लेशन। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई काम करती है, जैसे मान लो आपके पास राइट टू स्लीप है, राइट, आप जो नाइट में अपने घर पे सोते हैं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपका नेबर लाउड म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता, आपका जो नेबर है वो किसी भी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन अथॉरिटीज ये कर सकती है। जैसे मान लो आपके घर के पास रेलवे की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके कानों में आवाज आएगी और आपको वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अथॉरिटीज कर रही है, उसकी वजह से आपने देखा होगा जैसे रोड साइड पे आप अपना सामान नहीं रख सकते, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं जब वो अपना काम करती है, जब अपना रोड बनाती है, तो उस दौरान वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो क्या है, क्यों, क्योंकि ये डिफेंस है लॉ ऑफ अथॉरिटी का। लेकिन एक कैच यहाँ पर भी है कि ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ये रीजनेबल हो सकता है। जैसे मान लो मेरे अगेंस्ट एक वारंट इशू किया गया, तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया वारंट के अंदर। अब ये हो सकता है कि वारंट गलत था, वारंट गलत तरीके से आ गया, लेकिन उस वारंट के अंदर मुझे अरेस्ट किया गया, मतलब वो पावर थी। लेकिन अब अगर कोई गलत जानबूझ के गलत तरीके से मुझे अरेस्ट कर लेता है, उसको पता है भाई कि ये वारंट गलत है, उस पर्सन ने क्राइम नहीं किया, ही इज अ सिविलियन, लेकिन उसके बाद भी मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उस केस में मुझे ये डिफेंस नहीं मिलेगा। आप समझ गए। तो जहां पर आपकी जो पावर है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब जब तक आपको लेजिस्लेशन, जब तक आपको स्टैट्यूट वो पावर देता है, तब तक आप अपने एक्ट में जस्टिफाइड है, तब तक आप उसका डिफेंस ले सकते हैं। वंस यू स्टार्ट मिसयूजिंग दैट, right, the defense statutory is not absolute, it may be defeated if the individual exercising the statutory authority exceed the scope of their authority। तो आप अगर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके एक्ट करते हो, उस केस में क्या है, उस केस में आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द डिफेंसेस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। एक बार अगेन हम समराइज करेंगे, जिसमें हमने पहला जो डिफेंस पढ़ा जो आपका था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कि जब आप कंसेंट दे देते हो तो उस केस में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद इसमें जो अदर एग्जांपल्स आते हैं, ये हमने सेक्शन वगैरह पढ़े, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब ये आपका वीडियो था जिसको हमने डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में कवर किया। अब उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे, देयर इज वन मोर वीडियो दैट विल बी मेकिंग इन द सीरीज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। तो उसके बाद आपके जो अदर लॉज हैं उनकी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे अलोंग विद द पी वाई क्यूज। सो
अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, यू कैन लाइक द वीडियोस, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप और क्या देखना चाहते हैं, या आपको वीडियोस से अगर आपको हेल्प पहुंचती है, यू कैन पुट सम वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। वो से कोई पैसा तो नहीं आता, लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तो कंटिन्यू दिस गुड वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विश यू द बेस्ट अगेन। KP Classes. Dedicated to excellence.